हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग वेल एंड गुड होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। सुबह से ही रिमझिम लगी हुई है, बाहर बारिश हो रही है, मतलब रात से ही स्टार्ट हो गई थी। तो मौसम तो काफ़ी बढ़िया है और इसी मौसम में मैंने सोचा कि क्यों ना एक बढ़िया सा वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुँचाया जाए। क्योंकि एक क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा था, जिसका मैंने अभी तक कोई भी प्रॉपर रिप्लाई नहीं किया था, कोई भी मैंने वीडियो नहीं बनाया था, वो था मेरे सब्जेक्ट के बारे में, जो कि बायोलॉजी है। कि बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ बुक्स, कुछ सोर्सेज, और बताइए कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जो फ्रेशर है वो कैसे स्टार्ट करें, और कहाँ से तैयारी स्टार्ट करें, कोचिंग लें या फिर नहीं लें, कहाँ से नोट्स हमें अवेलेबल होंगे, यूजीपीजी का कैसे करें, एनसीईआरटी पढ़ें या फिर कुछ और पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा रही थी। तो आज मैं उसी से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। और अभी काफ़ी सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो आई होप आप सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कहाँ पे जाना है, कौन सी वैकेंसी की आपको मतलब प्रिपरेशन करनी है। तो जितना जल्दी हो सके उसको आप डिसाइड कर लें, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही लग्जरी है, जो कि है हमारा टाइम। जितना जल्दी हम अपने टाइम का यूज़ करेंगे, उतने में ही हम दूसरों लोगों से ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, दूसरों से आगे निकल पाएंगे। तो अभी ये ना सोचें कि भाई ज़्यादा टाइम है। जैसे कल टाइम टेबल आया था कि एग्ज़ाम की जो डेट थी वो आ चुकी हैं, कि सेकंड ग्रेड का कब होगा, फर्स्ट ग्रेड का कब होगा। तो अभी तो काफ़ी दूर लग रही है फर्स्ट ग्रेड, जो कि जब वैकेंसी आती है, भर्ती जब आती है, तभी शुरू में ऐसा ही होता है कि अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो कर लेंगे, और इसी चक्कर में काफ़ी टाइम निकल भी जाता है। और जब 4-5 महीने बचते हैं, तब हमें ये लगता है कि अभी तो हमें करना पड़ेगा, और उसमें हम इतनी सारी मिस्टेक कर देते हैं, प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता, कई सारी चीज़ें छूट जाती हैं। एक जो तैयारी होनी चाहिए थी, डिसिप्लिन वाली तैयारी जो होनी चाहिए थी, अच्छी मेहनत वाली होनी चाहिए थी, वो हमसे नहीं हो पाती। या तो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस में पीछे रह जाते हैं, या फिर हम सिलेबस को कहीं ना कहीं सही ढंग से कवर नहीं कर पाते हैं। तो और या फिर हम लोग जो प्रैक्टिस है, ठीक है, क्वेश्चन जो लगाते हैं आजकल सभी लोग, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, वो काफ़ी सारी लोगों की नहीं हो पाती। जैसे मेरी पिछले बार अभी जो हुआ है, उसमें मेरी यही मिस्टेक थी कि मेरा लगभग मई के लास्ट तक तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था। तो उसमें मेरे को एमसीक्यू लगाने का या पेपर लगाने का मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था। तो इस बार मैं वो सोच रही हूँ कि उस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा काम किया जाए। तो ये पेपर है, पेपर नहीं सॉरी, सिलेबस है, बायोलॉजी का है और फर्स्ट पेपर का भी है। लेकिन अभी आज हम केवल बायोलॉजी की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ उन बच्चों की जो मतलब कि फ़र्स्ट टाइम प्रिपेयर करने वाले हैं, और जो मतलब 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनके लिए भी ये सही रहने वाला है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो दे रहे हैं, क्योंकि 2 या 3 बार दे लेने के बाद खुद को भी एक्सपीरियंस हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें खुद को भी पता होती हैं, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें दूसरों से फिर सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब मैंने पहली बार तैयारी की थी, उस टाइम पे मैं भी काफ़ी असमंजस में थी कि मुझे किसको फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक मैं पढूँ, मैं कहाँ से पढूँ। तो उस टाइम पे मतलब ऐसे होता है कि बच्चा काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहता है। लेकिन जब आप एक बार तैयारी कर लेते हैं, फिर आपके पास सोर्स भी होते हैं, बुक्स भी होती हैं, और आपको पता भी होता है कि आपके लिए क्या सही रहने वाला है, कौन सी बुक है वो सही है, और कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो वैसे तो अगर आप लोगों को पता है पहले से, तो आई थिंक आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी इस बार तैयारी स्टार्ट करेंगे, उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहने वाला है। तो देखिए, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको 11th और 12th से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको सबसे पहले बेसिक सीखने पड़ेंगे। ठीक है, जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट की थी और जब मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो मुझे उसमें भयंकर वाली दिक्कत आई थी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज को समझना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, आप एक बार में पढ़ के तो उसको कोई मतलब ही नहीं है कि आपको समझ में आ जाएंगी, उसकी लाइनें आपको समझ में नहीं आएंगी कि क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। कई वर्ड ऐसे होंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी के तो कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आता कि इसका अर्थ क्या है। तो बायोलॉजी में जब हम तैयारी करते हैं, तो हमें हिंदी भी आनी चाहिए, और हमें जो इंग्लिश वाले वर्ड हैं वो भी हमें मालूम होने चाहिए, क्योंकि कई कई इंग्लिश के वर्ड होते हैं जो याद करने में आसान रहते हैं, तो हम उन्हीं को याद रखते हैं, हिंदी वाले को हम याद ही नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे आपके पेपर में दोनों लैंग्वेज काम करती हैं। और मुझे याद है, मतलब 11th और 12th में जब मैं पढ़ा करती थी, तब उस टाइम पे मैं प्रॉपर मैं हिंदी मीडियम की ही स्टूडेंट रही हूँ। तो वहाँ पर मैंने सब कुछ हिंदी मीडियम में पढ़ा था। और जब मैं कॉलेज में गई थी, तब कॉलेज में मतलब कुछ कुछ
जो सर थे हमारे जो पढ़ाते थे वो बीच बीच में हमें इंग्लिश के वर्ड लिखवा देते, मतलब मिक्स में पढ़ा देते, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं साथ में इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, बीएससी की मैं बात कर रही हूँ। तब उस टाइम पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी कि ये क्या है, ये वर्ड ही समझ में नहीं आ रही, क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं कहाँ फंस गई, कैसे याद होगा, कैसे पढ़ेंगे, इसका तो मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब पढ़ा तब समझ में आया कि उस हिंदी की बजाय जो इंग्लिश वाले वर्ड हैं उनको याद करना कहीं ज़्यादा आसान है। तो एनसीईआरटी की तो लैंग्वेज ऐसी है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब तो वो आपके लिए ईजी है, ठीक है। लेकिन हिंदी की जो एनसीईआरटी आती है वो काफ़ी कठिन, उसकी एक जटिल लैंग्वेज दे रखी है। बट कोई नहीं, आप जब उसको 2 या 3 बार पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी, ऑब्वियसली आप जब आप उसको पढ़ लेंगे 2-3 बार तो वो आपको समझ में आ ही जाएगी। और उसमें भी मैं आपको एक प्लस पॉइंट बता देती हूँ, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपके जो बेसिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए ये गोल्डन पॉइंट याद रखना, प्लस पॉइंट याद रखना, जो मतलब आपको एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से याद रखने में, बढ़िया तरीके से समझने में मदद करेगा और आपके क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। उसके लिए आपको मतलब यूट्यूब के ऊपर जाना है और जहाँ पर नीट के बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना वो क्लासेस आपको लेनी है। ये मैंने 2022 में किया था, क्योंकि मतलब काफ़ी कुछ तो मैंने कोर्स ले रखा था, एनएस जैन सर का कोर्स लिया था उस टाइम पे, तो मैंने उससे पढ़ा था, बट उससे मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा था। फिर मेरे को ये हुआ कि मेरी एनसीईआरटी तो रह गई, मैंने 11th-12th का नहीं पढ़ा है। तब मैंने एनसीईआरटी जब पढ़ना स्टार्ट किया तब मेरे को, क्योंकि कब पढ़ी थी वो, 11th-12th में पढ़ी थी, उस टाइम भी किताब कहाँ से पढ़ते थे, जो सर याद करवा दे क्वेश्चन आंसर लास्ट में बस वही याद करते थे। तब मेरे को बड़ी वो समस्या का सामना करना पड़ रहा था कि भाई इसको कैसे याद करें। तब मैंने जो सर हैं जो नीट के बच्चों को कोचिंग वगैरह उपलब्ध करवाते हैं, नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं आपको एक एक लाइन, क्योंकि नीट का जो पूरा पेपर होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो जब वो टीचर पढ़ाते हैं, उन्हें एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं, तो आप समझिए कि वो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो एक लाइन भी, एक पॉइंट भी आपका जाने नहीं देंगे। ऊपर से आपको समझने में इतनी आसानी हो जाएगी कि मतलब बिल्कुल आप भूल ही जाएंगे कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, ये इतनी हार्ड है, समझ में नहीं आ रही। बस आपको वो वीडियोस देखने हैं, उनसे आपको श्योरली हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अभी टाइम है, अगर आपको एनसीईआरटी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर से वो वीडियो जा कर के देखें। और टीचर देखें, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, मैंने जो वीडियो देखे थे उस टाइम पे फिजिक्स वाला में तरुण सर हैं, वो पढ़ाते थे, तो उनके वीडियो मुझे इतने शानदार लगे थे, मतलब मैं तो उनकी फ़ैन ही बन गई थी। वो जिस तरीके से समझाते थे तो मैं केवल उन्हीं के वीडियो देखती थी, बाकी मैंने किसी के वीडियो नहीं देखे, क्योंकि एक होता है ना एक टीचर पसंद आ जाए फिर उसी से पढ़ना अच्छा लगता है। तो मुझे तरुण सर के वीडियो ही अच्छे लगते थे और मैंने वहीं देखे थे। दूसरे फिर मेरे को दूसरे टीचर्स को फॉलो करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ नहीं देखा था, कुछ चैप्टर मेरे को क्लियर भी हो गए थे। और फिर मतलब आपको ये नहीं करना कि आपने देख लिया, हाँ समझ में आ गया, चलो ठीक है अब नेक्स्ट अगले चैप्टर का देखते हैं, नहीं। वो मतलब बोर्ड के ऊपर करवाते हैं, प्रॉपर एक एक चीज़ समझाते हैं, तो आपको झट से अपने नोट्स बनाने हैं, साथ में वो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। और यकीन मानिए कि मतलब जितना बुक में है ना उससे 1 या 2 पॉइंट बढ़िया ही वो आपको पढ़ाएंगे, उससे कम नहीं रखेंगे, ज़्यादा ही आपको अवेलेबल करवाएंगे। फिर भी आपको अपनी एनसीईआरटी है वो साथ में लेकर के बैठना है, और जो भी जहाँ भी आपको लगे, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे तो आपको दोनों चीज़ें साथ में पढ़नी है कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो और आप साथ में नोट्स भी पढ़ रहे हो, जो चीज़ें नोट्स में नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि वो बोर्ड के ऊपर करवाते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म में लिखवाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा चीज़ें वो बोल करके तो वैसे हर चीज़ समझा देते हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने वो चीज़ लिखवाई ना हो और वो आपकी छूट जाए, फिर आपके दिमाग से निकल जाए। तो ऐसा ना होने दें, जब भी आप पढ़ें एनसीईआरटी पढ़ें, और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको फिर पहले आप नोट से पढ़ें, फिर एनसीईआरटी से देखें कि कहीं कोई पॉइंट रह तो नहीं गया है, उसको आप अपने नोट्स में जो का त्यों उतार लें, और इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और काफ़ी इजीली आपका 11th और 12th का जो बेस है एनसीईआरटी है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी, एकदम बढ़िया वाली, इसमें तो नो डाउट। और फिर आप एक आरबीएससी की बुक आती हैं, मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है उनकी, ऑनलाइन फ़ोन में ही है। बाकी मैंने ट्राई किया था मतलब अपने आसपास कि भाई मेरे को कहीं से मिल जाए वो बुक, मतलब जो 5-7 साल चली थी, बीच में 5-6 साल आई थिंक वो चली थी, उसके बाद दोबारा से एनसीईआरटी स्टार्ट हो गई थी। तो आरबीएससी की एक बुक चली थी जो 18 या 19 में, 2018-19 के आसपास आकर के बंद हो गई थी। तो वो बुक अगर आपको कहीं भी मिल जाती है, क्योंकि उसमें भर भर के मैटर दिया हुआ है, ठीक है। जितना आपको एलएन के मॉड्यूल में मिलता है ना, उतना मैटर आपको उस आरबीएससी में मिल जाएगा।
बढ़िया से बढ़िया मैटर उसमें दे रखा है। तो अगर आपको कहीं पे वो मिल जाती है तो आप उसको भी लेकर के और उसको भी पढ़ने का ट्राई करें। जो जो टॉपिक अपने हैं वो वहाँ से आप तैयार करने का कोशिश करें। और अगर नहीं भी मिलती हैं, मैंने नहीं पढ़ी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी से भी आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई 11th और 12th की बात। और साथ में आपको एमसीक्यू भी देखो वो तो करने ही पड़ेंगे कि जो पढ़ लिया उसके क्वेश्चन आंसर कर लें। मैंने तो मतलब क्वेश्चन आंसर इतने ज़्यादा किए नहीं थे भाई, मेरे को पता है मेरी मिस्टेक कहाँ पे थी। एक तो मैंने इतने ज़्यादा एमसीक्यू नहीं की, उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने केवल याद करने पे, समझने पे और जो अपने नोट्स हैं उनको रिवाइज करने पे ज़्यादा ध्यान दिया था। ना मैंने ज़्यादा कोई एमसीक्यू निकाले थे, ना मैंने उतनी ज़्यादा एलिन के मॉड्यूल्स पढ़े थे, और एक मैंने प्रैक्टिस सेट थे वो नहीं लगाए थे। और एक जो चौथी मिस्टेक थी, मेरा जो पीजी का जो मैटर था वो मेरा काफ़ी मतलब ऐसा मान सकते हैं कि बिल्कुल कम मैटर था। उसमें से मुझे लगता है कि शायद ही कोई क्वेश्चन होगा, मतलब ये जो टूल और टेक्निक वाला टॉपिक है ये तो आई डोंट थिंक कि मैंने जो पढ़ा उसमें से कोई भी क्वेश्चन उसमें लगा था पेपर में, उसमें से नहीं आया था, क्योंकि बिल्कुल ही हल्के थे मेरे पास। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने नहीं की थी, और उसी की वजह से मान सकते हैं कि मेरा थोड़ा बहुत स्कोर भी कम रहा। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको दूसरों से आगे लेकर ही जाएंगी। ठीक है, पीछे बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। तो मैं मानती हूँ कि जिनके अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है, जिन बच्चों के 120 130 प्लस जो क्रॉस कर रहे हैं वो बच्चे, तो उन्होंने बस यही चीज़ें की हैं, और अलग क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि उन्होंने बुक का कोई पहाड़ खड़ा कर रखा और उसको पढ़ रहे हैं इसलिए नंबर आ रहे हैं? नहीं, वो जो पढ़ रहे हैं उसकी उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है अच्छे से, उस टॉपिक के ऊपर उनकी ज़बरदस्त पकड़ है। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, हम पढ़े हुए में भी हमें सारा याद ही नहीं रहता है, आधा हम भूल जाते हैं, आधा याद रखते हैं, उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैटर खूब सारा हो, आपके पास कंटेंट खूब सारा हो, खूब सारे आपके पास बुक्स हों, लेकिन आपके पास अगर कम भी हैं तो भी अगर आपने उनको ढंग से पढ़ा है तो भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपको मैटर भी थोड़ा सा मतलब डीपली चाहिए होता है, तो वो पीजी में चाहिए होता है। ठीक है, पीजी में भी खैर पहले नहीं चाहिए होता था, इतना डीप कुछ भी नहीं पूछा जाता, लेकिन इस बार के पेपर में थोड़ा सा एडवांस पूछा गया है पीजी का। तो उसके लिए तो आपको अपने लेवल पे ही कहीं पे जुगाड़ करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, कहीं से नोट्स वगैरह लेने पड़ेंगे। तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि भाई अगर आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई बच्चों को डाउट होता है कि कोचिंग लें या फिर नहीं लें। तो देखिए, आप ले भी सकते हैं कोचिंग, क्योंकि शुरुआत में हमें समझने में दिक्कत होती है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो कोचिंग लेने में कोई हर्ज नहीं है, और उसके लिए मैं आपको 2 बढ़िया कोचिंग सजेस्ट भी कर दूँगी। तो अभी हम यूजी और पीजी की बात करते हैं, क्योंकि 11th 12th का आई थिंक हो गया है, मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे थे। तो बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि जो इजी चीज़ें हैं, इजी पॉइंट हैं, वो हमें पहले लर्न करने हैं। पहले में 11th 12th पढ़ना है, फिर यूजी पीजी पढ़ना है। एनसीईआरटी या आरबीएससी हमारा मेन सोर्स रहने वाले हैं 11th 12th के लिए। और एनसीईआरटी को समझने के लिए हमें क्या लेने हैं? नेट की क्लासेस जो हमें यूट्यूब पे फ्रीली मिल रही हैं, बढ़िया से बढ़िया हमें मिल रही हैं। इससे हमारा क्या होगा? कॉन्सेप्ट हमारे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, हमें पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, याद करने में हमें आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, रिवीजन करने में हमें आसानी होगी, प्लस हम एमसीक्यू भी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक तो भैया आपने पूरा रट करके उसको याद किया कि आप तो एनसीईआरटी की लाइन है ये मुझे याद होनी चाहिए, और एक आपने उसको समझ के, ठीक है, टीचर बढ़ा रहा है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, फिर आप क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो आपको बड़ा इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी है। मल्टीपल रिवीजन हो गया, एमसीक्यू हो गया, ये इससे हमारा 11th 12th का पार्ट जो है बढ़िया तैयार हो जाएगा। और आजकल एनसीईआरटी हो गया, 11th 12th हो गया, खूब सारा मैटर इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, डेफिनेटली मतलब 50 60 70% मैटर भी इसमें से पूछ लिया जाता है। तो अगर आपका ये तैयार है तो ये मान के चलें कि आपकी लगभग आधी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से हो चुकी है। अब बात करें यूजी पीजी की, तो यूजी पीजी के लिए आप किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं पहली चीज़ तो, या फिर दूसरी चीज़ आपके पास बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आपने बीएससी की है, बीएससी जाहिर सी बात है की ही होगी, तो बीएससी के अगर आपके पास बढ़िया नोट्स हैं, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप अपने वो जो नोट्स हैं बीएससी में आपने बनाए थे वो निकालें और फिर सिलेबस लेकर के बैठें और उसमें से मिलान करें कि भाई मेरे पास किस किस टॉपिक के बढ़िया नोट्स हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अगर वो आपके पास नहीं है या फिर आपकी कॉलेज में आपको अच्छे नोट्स नहीं अवेलेबल करवाए गए हैं, तो आप बुक ले करके आ सकते हैं, और उस बुक को आपको 2 या 3 बार पढ़ना है, और उसके बाद बुक से आपको क्या करने हैं? नोट्स बनाने हैं। यूजी पीजी के आपको नोट्स बनाने ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप
बुक को रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, आपको नोट्स को ही रिवाइज़ कर पाएंगे। बुक लेकर के बैठे हैं, उसकी 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए काम की चीज़ कौन सी है, उसको निकाल लें, अपने नोट्स में लिखें। इस तरीके से आप यूजी वाला जो पोर्शन है उसके भी बढ़िया नोट्स बना लेंगे। या फिर यहाँ पर आपको हो सकता है, क्योंकि 11th-12th के लिए किसी को कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये जो यूजी पीजी वाला आ जाता है इसको समझने में दिक्कत हो रही है, या फिर इसका हमें प्रॉपर जो कंटेंट है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए कई बार कोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो आप प्रयास कोचिंग है, उससे बेटर तो आई डोंट थिंक कि कुछ कोई कोचिंग और होगी, और हो भी सकती है क्योंकि मुझे क्या ही पता होगा। तो प्रयास कोचिंग में आप ले सकते हैं कोर्सेज़ वगैरह, या फिर मैं वही बता रही हूँ जिसका मुझे पता है, या फिर एक यूट्यूब के ऊपर चंद्रा क्लासेस हैं, उसके आप अगर आप कोर्स भी नहीं लेते हैं तो वो मैम तो मतलब एमसीक्यू वगैरह कुछ कुछ टॉपिक भी करवाती हैं, और इतने सारे एमसीक्यू करवाती हैं कि मतलब आपके जो टॉपिक है वो एकदम से क्लियर कर देते हैं। तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बाकी भी अगर आपको कुछ पता है तो आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा ना तो अब मैंने प्रयास का नाम लिया है क्योंकि काफ़ी बच्चों ने इसमें से कोचिंग वगैरह ले रखी है और उन्हें काफ़ी हेल्प भी मिली है, और काफ़ी अच्छी सिलेक्शन और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी यहाँ से मिला है। और चंद्रा क्लासेस की मैंने खुद ने देखी हुई हैं, यूट्यूब के ऊपर मैंने क्लासेस ली हुई हैं उनकी, तो वो काफ़ी बढ़िया मैटर करवाती हैं। इस वजह से मैंने केवल इन्हीं 2 का नाम लिया है, बाकी मुझे नहीं पता है। आपको अगर पता है तो आप बता सकते हैं, या फिर वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर इनका जैसे चंद्रा क्लासेस का आप कोर्स वगैरह भी नहीं लेते हैं तो भी आपको यूट्यूब से भी मतलब काफ़ी बढ़िया इन्होंने मैटर डाल रखा है, वहाँ से भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब बात करें पीजी की, तो पीजी का तो मेरा खुद का ही मैटर मतलब कम ही था, हल्का मैटर था, तो इस वजह से इस बार के पेपर में भी यही हुआ कि मैंने कुछ एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, बट वो मेरे गलत ही हुए, सही तो आई थिंक मेरा एक भी नहीं हुआ, खास करके टूल और टेक्निक वाले पोर्शन में। तो इसके लिए आपको पीजी की बुक्स हैं, उसमें से आपको नोट्स लेने पड़ेंगे, या फिर कोई कोचिंग में आपका कोई दोस्त है या फिर आपकी कोई जानकारी है तो वहाँ से इन्हीं कोचिंग में से किसी बढ़िया कोचिंग के नोट्स अगर आपको मिल जाए तो वो भी बेटर हैं, या फिर आप जो नेट की तैयारी करवाते हैं जो कोचिंग वाले, तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि डीपली जो नोट्स हैं इनके बढ़िया वाले तैयार किए हुए वो आपको वहाँ से मिल सकते हैं, तो आपको वो अपने स्तर पर तलाश करनी पड़ेगी उनकी, ठीक है। तो ये सारा मैंने बता दिया है। अब आप मुझसे बुक्स का नहीं पूछे तो ठीक है, क्योंकि पीजी की बुक्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। पीजी की आपने पीजी किया है तो आपके पास बुक्स होंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कुछ टॉपिक, या फिर जो मतलब नोट्स वगैरह हैं उससे से भी टूल और टेक्निक वाले आप किसी दूसरे से नोट्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और यूजी की जो है वो सीबीएच की बुक्स आती हैं, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सबसे लास्ट में जो एक चीज़ मैं और बताने वाली हूँ जो आपका गोल्डन पॉइंट रहने वाला है वो है एलएन के मॉड्यूल्स, ठीक है। मुझे लगता है कि जो बच्चे एलएन के मॉड्यूल फॉलो करते हैं वही वो बच्चे अपने आप ही 10-20 क्वेश्चन मतलब अपने आप एडवांस निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, जिन्होंने इन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है। क्योंकि जब मैंने मतलब अपने दोस्तों से या फिर इधर उधर मैंने पूछा तब मुझे पता चला कि हाँ भाई जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं उन्होंने इन मॉड्यूल्स को बड़े अच्छे से बड़ी गहराई से पढ़ा हुआ है, बड़ी गहराई से उन्हें याद थे, इसी वजह से वो ज़्यादा नंबर बना पाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप बाकी बच्चों से आगे निकल जाएँ तो आपको जो है अपना टाइम इनको पढ़ने में भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, ईजी लैंग्वेज में दे रखे हैं, और आपको एक्स्ट्रा ही कुछ नॉलेज मिलेगा, प्लस यहाँ से आपके MCQ भी हो रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट की एकदम बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया रहते हैं और आपको दूसरे बच्चों से आगे भी कर देंगे। तो ये हो गए आपके प्लस पॉइंट भी मैंने बता दिए, और प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो भी हो गया। अब बुक्स को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कई सारा मैटर जो हम बुक से फॉलो करेंगे, पहले तो हमें क्या करना है, बुक को 2 या 3 बार पढ़ना है, फिर हमें देखना है, क्योंकि यूनिट दे रखी है और यूनिट में हमें टॉपिक्स भी दे रखे हैं कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, हमें केवल वही टॉपिक के ऊपर जाना है, अदरवाइज आपको एक भी पॉइंट नहीं पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता, अभी तक नहीं पूछा गया है टॉपिक से बाहर। तो आपको 2 या 3 बार पढ़ना है, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ज़रूरी है, उसको आप साथ में साथ अंडरलाइन करते चलें, और लास्ट में आप क्या कर लें, उनके प्रॉपर नोट्स बना लें जो आप बाद में जिन्हें आप रिवाइज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप उनको रिवाइज़ करेंगे तो आपको बुक्स भी याद हो जाएंगे, जो नोट्स हैं वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, और सबसे जो सॉलिड पॉइंट है, सबसे आपका सिलेक्शन करवाने वाला पॉइंट है वो तो एक ही है, और वो है रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा ही आपके MCQ सोल्व होंगे, जितने ज़्यादा MCQ सोल्व होंगे उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट सुधरेगा।
तो ये हो गया। चलो सेकंड पेपर का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है जो मैंने फॉलो किया था, क्योंकि मैंने अगर गहराई से बात करें तो मैंने केवल 11th-12th के एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से पढ़ा था। और यूजी की अगर बात करें तो यूजी में इस बार मेरे पास कुछ बुक्स थी, मतलब सारे टॉपिक्स की मैंने नहीं की थी, 3 या 4, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी हो गई, इथोलॉजी हो गई और स्टैटिक हो गई और एक बायोटेक हो गया। इनके जो बुक्स थे उनसे ही मैंने कुछ कुछ नोट्स बना लिए थे और उन्हीं नोट्स को मैंने फिर याद किया था। और पीजी के लिए, पीजी के पास मेरे इतने कोई बढ़िया नोट्स नहीं थे, बट मैंने उन्हीं को याद किया था। बट वो इस बार मतलब थोड़ा ज़्यादा एडवांस पूछा गया था, ज़्यादा डीप क्वेश्चन थे, तो इस वजह से पीजी वाला मतलब पोर्शन में मैंने कुछ ज़्यादा बढ़िया किया नहीं था। तो ये चलो हो गई बायोलॉजी की बात। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, थोड़ी बहुत आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।